गुड आफ्टरनून सभी को। 5 नंबर का चैप्टर है अपना 450 वाले सब्जेक्ट के अंदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वाले में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। कुछ डिस्कस भी किया था कल इसके बारे में, फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या होता है ना। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब लॉन्च करती है, अलग अलग इसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स चलते हैं आपके। यहाँ पे मेनली क्या है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जरूरी है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, जो कम्युनिटी के अंदर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अपने नेशन में क्यों जरूरी है। तो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है इसके अंदर आपके क्या चलते हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका सारा न्यूट्रिशन का लेवल है, बच्चे के इम्यूनाइजेशन के बारे में है। ठीक है, साथ साथ में फैमिली प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए ये प्रोग्राम जरूरी होते हैं। क्यों जरूरत है इन प्रोग्राम्स की कि डे बाय डे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कंट्री की, तो उससे जो बर्थ रेट बढ़ रही है, एक तो बर्थ रेट को कम करने के लिए, साथ साथ में जितनी भी बर्थ रेट मान लो जितनी भी पॉपुलेशन है तो उनका एक जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जीने का तरीका होता है, उसको सुधारने के लिए जरूरी है। साथ साथ में जो महिलाएं होती है उनकी जो मौत की संख्या बढ़ रही है, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही बच्चों की मौत की संख्या बढ़ रही है या बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, तो उनको कम करने के लिए इस प्रोग्राम की जरूरत है। और जो इन्फेक्शन वाली कंडीशन होती है, जो रिप्रोडक्टिव मदर्स होती है, मतलब जो 25 से 45 दिन की उम्र होती है, जिन महिलाओं में इन्फेक्शन वगैरह के चांस होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या मिलता है, रिड्यूस देखने को मिलता है, मतलब ठीक है, अवॉइड होते हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप मेंटेन होता है, साथ साथ में फैमिली कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, फैमिली प्लानिंग का जो मेथड होता है वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। और जो पर्सनल हाइजीन वगैरह हो गया, मदर को मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, वो भी इसी में देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फिर इस चैप्टर के अंदर अपना फैमिली प्लानिंग कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि जो कपल्स होते हैं, अगर वो जिस टाइम पे उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, मतलब बच्चा उनको नहीं अभी वांट नहीं करना चाहते, वो मतलब चाहते नहीं कि बच्चा हो, तो जो प्रेगनेंसी का गैप मेंटेन करके रखते हैं या फिर 2 प्रेगनेंसी के बीच में जो गैप मेंटेन करके रखते हैं, वो फैमिली प्लानिंग के थ्रू ही होता है। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, मतलब इस वाली कंडीशन में किससे बचा जाता है, कॉन्सेप्शन से। ठीक है, कॉन्सेप्शन क्या होता है, मतलब जो ओवम और जो स्पर्म मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो वाली प्रोसेस होती है आपकी कॉन्सेप्शन। तो उस वाली कंडीशन से बचने के लिए फैमिली प्लानिंग जरूरी होती है। फिर इसमें पढ़ा कि जो फैमिली प्लानिंग होती है वो 2 टाइप से की जाती है, एक होता है टेम्परेरी मेथड आपका, एक होता है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड में फिर 4 सब टाइप पढ़े थे, एक फिजिकल मतलब बैरियर, ठीक है, दूसरा आपका आईयूसीडीएस मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तीसरा हार्मोनल और चौथा नेचुरल। फिर बात की थी टेम्परेरी के अंदर बैरियर वाले में, बैरियर को फिर से 3 भाग में बांट दिया, ठीक है, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और मिक्स्ड। फिजिकल बैरियर के अंदर अपन ने बात की थी मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, ठीक है, वेजाइनल स्पंज वगैरह, डायफ्राम वगैरह के बारे में। बात केमिकल वाले के अंदर, केमिकल वाले में क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं, जैसे फॉर्म, सपोजिटरी वगैरह, उनका यूज किया जाता है। फिर आता है मिक्सअप, मिक्सअप वाले में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल और केमिकल वाले का, ठीक है। उसके बाद में आईयूसीडीएस थी, आईयूसीडीएस क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दूसरा टाइप टेम्परेरी का। मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके यूटेराइन कैविटी में कुछ डिवाइसेस होती है जो कॉपर की या फिर कॉपर की बनी हुई होती है, वो इंसर्ट करके क्या करते हैं, प्रेगनेंसीज के बीच में गैप मेंटेन किया जाता है। फिर वो अलग अलग टाइप की होती है उनके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात की थी हार्मोनल। हार्मोनल में क्या होता है, जो पिल्स वगैरह होती है, जो आपके एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की पिल्स आती है, मिनी पिल्स आती है, ठीक है, कंबाइंड पिल्स आती है, वो यूज में लेकर के क्या करते हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। नेचुरल की बात की थी 4 नंबर का टेम्परेरी के अंदर। नेचुरल में क्या होता है, एब्स्टिनेंस होता है, कोइटस इंटरप्टस होता है, सेफ पीरियड होता है, कैलेंडर मेथड होता है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें यूज करके क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है या फिर कॉन्सेप्शन वाली प्रोसेस को अवॉइड किया जा सकता है। फिर बात की थी कल ही परमानेंट मेथड की। परमानेंट मेथड 2 होते हैं, एक मेल में एक फीमेल में। जो मेल में होता है उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, एनएसवी, नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी। और जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। याद रखने का तरीका है कि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब होती है तो फीमेल का ट्यूबेक्टोमी, और जो मेल का आगे बच गया वेसेक्टोमी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको ज्यादा लेवल पे ले जा करके, ठीक है, कि जो टेम्परेरी मेथड है उसका पहला जो आपका मेथड है, ठीक है, बैरियर, ठीक है। तो बैरियर का मतलब हो गया कि कोई भी चीज किसी भी चीज को रोकने वाली, ठीक है, बैरियर। तो आपका बैरियर के अंदर पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब हो गया कि वो यूज किया जाएगा चाहे फीमेल हो या मेल हो उसके द्वारा। और क्या किया जाएगा, जो कॉन्सेप्शन वाली प्रोसेस है उससे बचा जाएगा, मतलब ओवम और जो स्पर्म होता है
उसको मिलने से बचाना है अपने को बैरियर के तौर पे। बैरियर में पहला क्या आपका, जैसे मेल कंडोम हो गया, ठीक है। मेल कंडोम के अब एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है, उस लेवल पे आते हैं अपन। जो मेल कंडोम होता है वो क्या होता है, अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वगैरह होती है वहां पे फ्री में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको मतलब यूज, इसके एडवांटेज क्या है कि इसको यूज करने के लिए किसी से भी कोई भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में चीप है, मतलब सस्ता अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। जो यूज करने का तरीका है वो भी इजी है, ठीक है, कॉन्वीनियंट है। ये बना लेटेक्स रबर का लगभग बना हुआ आता है आपका, ठीक है, जो मेल कंडोम होता है वो रबर का बना हुआ आता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज है कि इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है, कम पैसे लगते हैं। इसको यूज करने के लिए किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वगैरह पे फ्री में अवेलेबल होता है। साथ साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको रोकने से बचाने का काम केवल एकमात्र ये फिजिकल बैरियर वाला ही करता है आपका। बाकी जितने भी मेथड है, चाहे आपका आईयूसीडीएस हो गया, हार्मोनल हो गया, परमानेंट मेथड हो गया, स्टरलाइजेशन वाला, वो सारे के सारे मेथड आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाते हैं। ओनली एकमात्र ऐसा मेथड है फिजिकल बैरियर जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, ठीक है। बाकी सब में प्रेगनेंसी तो नहीं होगी, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जितनी भी डिजीज है वो होने की संभावना पूरी की पूरी है, फिजिकल वाले के अंदर कम होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है अब इसके कि जैसे लेटेक्स रबर से बना हुआ आता है तो किन्हीं किन्हीं पर्सन को क्या होती है, किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को लेटेक्स रबर से एलर्जी होती है, तो एलर्जी हो सकती है। साथ साथ में प्लीजर का थोड़ा सा हो सकता है, लेस प्लीजर हो सकता है, और अगर लीकेज हो गया तो इसका कुछ चांस है कि प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। अगर मान लो जो रबर है उसमें टीयर हो गया, कट लग गया, तो लीकेज होने की वजह से क्या होता है कि ये इसकी जो चांसेज होते हैं कि वो प्रेगनेंसी अकर हो सकती है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद में आता है फीमेल कंडोम। जो मेल कंडोम है वो मेल के द्वारा यूज होता है, फीमेल वाला फीमेल के द्वारा यूज होगा। फीमेल वाले में क्या है कि इजी है, ठीक है, यूज कर सकते हैं, फीमेल के द्वारा यूज किया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि एक तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये महंगा मिलता है, ठीक है, और जो लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर सकता ये, ठीक है, महंगा मिलता है, लॉन्ग टाइम तक काम में नहीं आता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद में आता है वेजाइनल स्पंज वगैरह। ये क्या होते हैं वेजाइनल स्पंज वगैरह, इनमें स्पर्मिसाइडल टाइप के एजेंट लगे हुए होते हैं, मतलब मेडिसिन होती है स्पर्मिसाइडल टाइप की। वो क्या किया जाता है, फीमेल द्वारा यूज होता है। सेक्सुअली इंटरकोर्स से पहले क्या करता है, डीप वेजाइना में उनको इंसर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे उनके पास सीमन पहुंचता है स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के पास, तो वो क्या करता है, उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। महंगे होते हैं, ठीक है, कंसेंट की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादातर यूज नहीं होते हैं। जो वेजाइनल स्पंज है वो ही ब्रांड नेम से टुडे के नाम से आता है, ठीक है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि वेजाइनल स्पंज का दूसरा नाम है ना टुडे, TODAY टुडे। डायफ्राम वगैरह है वो भी फीमेल द्वारा यूज होगा, ठीक है, वो भी मतलब ठीक है फीमेल द्वारा यूज होता है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि एक तो कंसेंट की जरूरत पड़ती है, महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर अवॉइड किया जाता है, ठीक है। ये था फिजिकल बैरियर के बारे में। इसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी है तो इतना खास नहीं। अगर क्वेश्चन आता है कि आप टेम्परेरी मेथड के बारे में समझाओ, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के टेम्परेरी मेथड को बताओ, तो आपको क्या करना है, पहले तो चारों के नाम बता देने, फिर थोड़ा 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 डिस्क्राइब करना है, या फिर अकेला ऐसा पूछ ले कि टेम्परेरी मेथड को समझाओ और जो फिजिकल बैरियर है उसके बारे में समझाओ। तो फिर फिजिकल बैरियर में आपको क्या करना है, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, स्पंज, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर दूसरा चलता है इसमें हार्मोनल वाला, ठीक है। हार्मोनल वाले में क्या करते हैं, जैसे आपके सपोजिटरी वगैरह हो गई, फॉर्म हो गए, तो उनमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं फीमेल द्वारा यूज होंगे, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले डीप वेजाइना में इंसर्ट किया जाएगा, वही सेम प्रोसेस है, सीमन जाएगा, वो स्पर्मिसाइडल एजेंट उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो फर्दर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, मतलब जो आपका वो हो रहा है कॉन्सेप्शन वाली प्रक्रिया से बचा जाएगा, ठीक है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांस कम होते हैं। फिर मिक्स्ड आता है, तो मिक्स्ड में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल दोनों यूज होंगे आपके, ठीक है, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होंगे, वो भी फीमेल के द्वारा यूज होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है टेम्परेरी के बारे में, फिजिकल को समझाओ, तो इसके तीनों टाइप बताने आपको बैरियर के, कि फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है, मिक्स्ड होता है, तीनों के अंदर सेम चीज बता देनी है, ठीक है। मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, स्पंज, डायफ्राम के बारे में बता देना थोड़ा थोड़ा। और अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोनल को समझाओ या फिर फिजिकल को समझाओ, तो उस तरीके से लिखना आपको, है ना। डायफ्राम वगैरह हो गया, ये हो गया। फिर दूसरा फर्स्ट अपना क्लियर हो गया टेम्परेरी मेथड के अंदर कौन सा, फिजिकल बैरियर वाला। बैरियर में तीन चीज पढ़ ली, फिजिकल बैरियर, केमिकल और मिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद में आता है IUCDS, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। IUCDS में क्या होता है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज आती है जो क्या करते हैं,
जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, यूटेराइन कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है उस डिवाइस को। अब वो डिवाइस क्या होती है, उसके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है, ठीक है, मतलब कि 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक ऐसे। अभी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज होती है इनका एडवांटेज क्या है कि ठीक है, इजी है, ठीक है, जाकर के इंसर्ट करवा सकते हैं डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट वगैरह करके, ज्यादा महंगा भी नहीं है, और लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, ये वाली एकमात्र ऐसी है कि लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, आपके टेम्परेरी के अंदर प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को, मतलब कॉन्सेप्शन वाली प्रक्रिया को अवॉइड करती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, कॉपर वाला। अब इसमें जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऐसे चलती है। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें एक लिपस लूप नाम का आता है, तो वो यूज होता था, ठीक है, लिपस लूप, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन के अंदर क्या आ गई, आपकी कॉपर टी आ गई, मतलब कॉपर कंटेनिंग आ गई। तो कॉपर कंटेनिंग क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल टाइप के होते हैं। तो कॉपर के जो जहाँ पे उनके पास जैसे स्पर्म पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं, और आगे तक क्या करते हैं, जो आपके फेलोपियन ट्यूब तक जाना है स्पर्म को, वहां तक नहीं जाने देती है वो कॉपर टी। तो इस वजह से क्या होता है, जो स्पर्म का जीवन काल होता है 48 से 72 घंटे का, तो वो वहीं पे फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फर्दर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब कॉपर टी में क्या होता है, एडवांटेज इसके ये है कि इजी है, ठीक है, जाकर के कंसल्ट करके इंसर्ट करवा सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके कॉपर टी के, डिसएडवांटेज ये है कि क्या होता है कि इंसर्ट करने के टाइम पे पेन होता है, ठीक है, साथ साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेन होता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह भी हो सकती है, और साथ साथ में क्या कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी हो सकती है आपके, ठीक है, पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, और क्या होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप की कॉपर टी चलती है, आपके जो कॉपर टी है 275, ठीक है, 380, ये 5 साल तक प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को, और कॉपर टी 380 ए जो होती है वो 10 साल तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। होता क्या है, जैसे कि कॉपर टी रखिए, मान लो कि 10 साल वाली लगवाई है, 5 साल हो गए, फिर उनको जो कपल है उनको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, उनको बच्चा चाहिए, तो क्या होता है कि उस टाइम पे जैसे उसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद में इमीडिएट जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि फिर रिमूव करने के बाद में प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। उस आईयूसीडीएस हो गया, उसके बाद में हार्मोनल, हार्मोनल के अंदर क्या होता है कि आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका कॉम्बिनेशन की पिल्स चलती है। कुछ पिल्स आती है मिनी पिल्स, मिनी पिल्स का मतलब उनमें या तो एस्ट्रोजन होगा या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होगा। कंबाइंड पिल्स मतलब उनमें एस्ट्रोजन भी होगा, प्रोजेस्टेरोन भी होगा, ठीक है, जो अलग अलग एमजी से आता है आपके लियोनोर्जेस्ट्रोल, ठीक है, ऐसे करके। हार्मोनल वाले में क्या होता है कि हार्मोन्स होते हैं जो पिल्स में अवेलेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, महिला द्वारा यूज किया जाता है कि वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार ले जाने वाला, ठीक है, रेगुलर लेने वाला जो माला एन एंड माला डी टेबलेट्स होती है, ठीक है, जो 28 पत्तों का एक 28 गोलियों का एक स्ट्रिप आता है। तो उसमें क्या होता है, जो 21 आपकी मेडिसिन होती है वो तो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन, पहले वाली जो क्या करती है व्हाइट कलर की होती है, और बाकी की जो 7 पिल्स होती है वो होती है आपके आयरन और फोलिक एसिड की, जिनका थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर होता है, तो वो होती है आपके जैसे एनीमिया वगैरह उस वाली कंडीशन से बचाने के लिए, ठीक है। हार्मोनल वाले के अंदर आपके बस इतना याद रखना, तो हार्मोनल वाले के अंदर की हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं हार्मोन्स, मेनली जो ओवुलेशन वाली प्रोसेस होती है, जो 14 दिन पे ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उस ओवुलेशन को क्या करते हैं, अवॉइड करने का काम करते हैं, मतलब ओवुलेशन होने नहीं देते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे तो होता है कि जो काफी सारे ओम बने रहते हैं, फिर उनमें से एक जो स्ट्रॉन्ग ओम होता है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। तो ये जो हार्मोन्स होंगे ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर आपका लियोनोर्जेस्टेरोन वगैरह, ये क्या करते हैं उस ओवम को रिलीज होने से रिलीज नहीं होने देंगे उसको, ठीक है, अवॉइड करेंगे उसको। ओवम रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है फिर, ठीक है। तो ये इनका मेनली काम होता है। साथ साथ में इनका एडवांटेज क्या है कि चीफ है, जैसे माला एंड माला टी जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज पे फ्री में अवेलेबल हो जाती है, कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं, कोई भी इनको महिला जो है वो यूज कर सकती है, ठीक है। यूज होंगे ये हार्मोनल वाले महिला द्वारा ही, ऐसे नहीं कि मेल यूज करेगा इनको, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इनके कि जैसे किन्हीं किन्हीं कंडीशन के अंदर, जैसे महिला मान लो हाइपरटेंसिव है, मतलब बीपी वाली दिक्कत है महिला को, डायबिटीज है, जॉइंटिस वाली कंडीशन है, या फिर ओवेरियन कैंसर के चांस है, तो उन वाली कंडीशन में क्या होता है महिला इनको ले नहीं सकती है। फिर क्या है उसको दूसरा फर्दर जो भी मेथड है वो यूज में लेना पड़ेगा फीमेल को, ठीक है। तो जो हार्मोनल वाले क्या होते हैं, एक टाइम पीरियड तक क्या करते हैं ये ओवुलेशन को होने नहीं देते, तो ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉन्सेप्शन वाली प्रोसेस नहीं होगी, कॉन्सेप्शन वाली प्रोसेस नहीं होगी तो प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। तो क्या करती है मेनली ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करते हैं। फिर बात आती है कि जैसे ही मेडिसिन को कंटिन्यू रखना होता है, जैसे डिसकंटिन्यू किया तो प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद में प्रेगनेंसी नहीं होगी, रेगुलर रहते रहो प्रेगनेंसी नहीं होगी, जैसे डिसकंटिन्यू किया प्रेगनेंसी अकर करनी है, कॉन्सेप्शन वाली प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है,
ठीक है। उसके बाद में नेचुरल वाला मेथड है। नेचुरल के अंदर अपने कल ही डिस्कस कर लिया था कि एब्स्टिनेंस मतलब ब्रह्मचारी, अगर कोई किसी ने ब्रह्मचारी धारण कर लिया तो प्रेगनेंसी वैसे नहीं हो सकती उसके, ठीक है। दूसरा आपका आता है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जैसे ही सीमन डिपोजिट होने वाला होता है तो उसको वेजाना में डिपोजिट ना करके बाहर इजैकुलेट करना, वो होता है आपका कोइटस इंटरप्टस, जिसमें विल पावर की जरूरत होती है। एक सेफ मेथड होता है जो कैलेंडर मेथड या सेफ मेथड सेम ही होता है। एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है कि महिला जब तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है तब तक क्या होती है, ओवुलेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन पीक लेवल पे होता है, तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो डाउन में रहते हैं, तो उस टाइम पे भी महिला को प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है। वो नेचुरल मेथड आता है आपका, ठीक है। ये बात कर ली नेचुरल मेथड की। अगर वो सॉरी ये बात होगी टेम्परेरी मेथड की अपने सारा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छोटा छोटा सारा सब कुछ लिखना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। फिर बात आती है परमानेंट मेथड की। तो परमानेंट मेथड के अंदर दो मेथड है जो क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है। जो मेल की बात कर लेते हैं पहले। मेल के अंदर जो परमानेंट मेथड होता है मतलब मेल का स्टेरिलाइजेशन, मतलब उसके बाद में अगर किसी मेल की फैमिली पूरी हो गई, मान लो उसको 2 बच्चे चाहिए थे, 2 बच्चे कंप्लीट हो गए, तो मेल क्या करेगा, इस वाली प्रोसेस को करवा सकता है, स्टेरिलाइजेशन वाली को। तो जो मेल के अंदर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन होता है या फिर परमानेंट मेथड होता है उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है, या एनएसवी, नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी, मतलब बिना किसी कट के बिना किसी स्टिच के, ठीक है, उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाना, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, लगभग 20 मिनट की प्रोसेस होती है। जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है, ठीक है, जो टेस्टिस से कनेक्टेड होती है, वास्ट डिफरेंस ट्यूब, वो क्या करती है, टेस्टिस से सीमन को लाने का काम करती है, आपके स्पर्म को लाने का काम करती है। जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है उसको क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं या कट कर देते हैं। लाइगेट मतलब बांध देना, कट करना मतलब कट करके अलग कर देना। तो जैसे उसको बांध देंगे या कट कर देंगे तो जो स्पर्म होंगे वो आ नहीं पाएंगे आगे से, ठीक है, टेस्टिस के अंदर ही रहेंगे। तो उसके बाद में क्या होता है, 20 मिनट का लगभग प्रोसेस होता है। लेस पेन होता है और लेस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद में उसको डिस्चार्ज दे दिया जाता है, मतलब 2-3 घंटे के बाद में ऑपरेशन के, ठीक है। तो वो जो इसमें मेनली होता क्या है, जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब होती है उसको बिना किसी कट के बिना किसी स्टिच के कट करते हैं या लाइगेट कर देते हैं। तो फर्दर क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो आगे तक जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो मेल का होता है वो परमानेंट मेथड होता है। जिस मेल की फैमिली पूरी हो गई वो इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर बात आती है फीमेल के अंदर स्टेलाइजेशन की, ठीक है। परमानेंट जो स्टेलाइजेशन होता है फीमेल में उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका जो एम्पुला वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है। फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें एम्पुला पार्ट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला पार्ट। उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फीमेल में क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी क्या करते हैं, जो सुप्राप्यूबिक होता है एरिया वहां पे क्या करता है, 2.5 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है, ठीक है। और जो CO2 या नाइट्रस ऑक्साइड गैस डाली जाती है ताकि वहां का विजुअलाइजेशन हो सके, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लेजर के थ्रू क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट है उसको या तो बांध देंगे या कट करके अलग कर देंगे। अगर उसको बांध देंगे या कट करके अलग कर देंगे तो क्या होगा कि जो ओवम और स्पर्म आएंगे लेकिन जहां पे मिलना चाहिए था उनको वो वाला एरिया मिलेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, फर्दर जो होती है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब अगर एक बार हो गया, ठीक है, परमानेंट मेथड चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना वापस से बड़ा मुश्किल होता है। जैसे टेम्परेरी मेथड में तो क्या था, जब तक किसी मेथड को यूज ले रहे हो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, जैसे हटाओगे प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन परमानेंट वाले में क्या है, अगर एक बार हो गया तो फिर प्रेगनेंसी अकर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जिन महिलाओं की फैमिली कंप्लीट हो जाती है वो क्या करती है, इस वाली प्रोसेस से गुजरती है, ट्यूबेक्टोमी से। होता क्या है इसमें, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट को कट कर देते हैं या लाइगेट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो महिला फर्दर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। ये होता है आपके ट्यूबेक्टोमी के अंदर, ठीक है, सिंपल सा मेथड होता है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और आजकल तो मेनली होता क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होती है तो महिला से पहले ही पूछ लिया जाता है कि उसके कितने बच्चे हैं, क्या है, नहीं है। तो उसी टाइम पे डिलीवरी से पहले ही महिला से कंसल्ट कर लिया जाता है कि आपको और भी बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो बोल देती नहीं चाहिए तो उसे पूछा जाता है कि आपके जो ट्यूबेक्टोमी वाली प्रोसेस कर दे क्या, ठीक है, कि ऑपरेशन वाली कंडीशन कर दे क्या, तो आगे जाकर के आपके जो होती है प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो महिला अगर कंसेंट करती है कि हाँ ठीक है मेरा जो ऑपरेट मेरे को कर दो, मैं आगे बच्चे नहीं चाहती हूँ, तो उसका रिटर्न कंसेंट लिया जाता है। और डिलीवरी वाले टाइम पे क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी होती है बाद में ये वाली प्रोसेस ट्यूबेक्टोमी भी कर देते हैं।
ताकि महिला फिर आगे फर्दर प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे ऐसे करने लग जाते हैं, पूछ लेते हैं पहले ही, अगर जो कन्वेंस होता है करवाना चाहता है तो उसका कर देते हैं। ठीक है, ये अपना ये था टेम्परेरी मेथड और परमानेंट मेथड के बारे में। फिर कुछ देर का आपके पोस्ट कोइटल पिल्स, मतलब पोस्ट कोइटल पिल्स का मतलब हो गया कि जैसे कोई सा भी टेम्परेरी मेथड आपके, या फिर ये मेथड है कोई सा भी मान लो, है ना, परमानेंट वाला या टेम्परेरी मेथड है, परमानेंट में तो होता नहीं है वैसे भी, बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेथड में मान लो कोई भी जो मेथड यूज में ले रहे थे वो फेलियर हो गया, वो फेल होने के बाद में कुछ पिल्स आती है कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कोई फेल हो गया तो उसके बाद में पिल्स होती है वो लेने के लिए, तो उनको बोलते हैं पोस्ट कोइटल पिल्स। मतलब कि जो कॉन्सेप्शन वाली प्रोसेस होगी उसके बाद में कुछ पिल्स आती है, तो क्या करती है आगे फर्दर प्रेगनेंसी को वो बढ़ने नहीं देती, वहीं पे खत्म कर देती है। तो उनके अंदर सबसे ज्यादा जो नेम है वो एडवांस 72 आती है, टेबलेट आती है। ठीक है, जिसमें लियोनोर्जेस्ट्रोन होता है 0.5 mg। वो क्या करता है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में अगर चांस है कि जो आपने मेथड यूज किया था वो फेलियर हो गया, तो 72 आवर्स के अंदर क्या होती है उसकी फर्स्ट डोज ली जाती है, उसके बाद में 12 घंटे बाद में सेकेंड डोज ली जाती है। तो वो क्या करती है, जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, और जो स्पर्म मिला उसको नष्ट करने का काम करती है, मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, तो फर्दर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो उनको बोलते हैं पोस्ट कोइटल पिल्स। मतलब कोई भी जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो अगर फेल हो गया तो उसके बाद में एक तो पोस्ट कोइटल पिल्स आती है, पिल्स यूज में ली जाती है, दूसरा आईयूसीडी होते हैं आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, मतलब इमीडिएट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंसर्ट की जाती है। साथ साथ में जो अपन ने बात की थी हार्मोनल वाले के मेथड के बारे में कि पिल्स यूज लेते हैं, तो वो कब से लेना स्टार्ट करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वां दिन होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5th डे होता है तब से जो मालाइन माला डी वगैरह होती है ना वो यूज करते हैं। क्योंकि 4 दिन तक तो अपन ने पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 दिन तक तो क्या होती है, ब्लीडिंग फेज होती है, मतलब ब्लीडिंग होती है 1 से 4 दिन तक। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो कब से लेते हैं, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 5वां दिन होता है वहां से जो हार्मोनल पिल्स वगैरह जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पिल्स यूज होती है वो 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी होता है आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक एक्ट होता है, ठीक है, जो 1971 के अंदर आया था, 1972 के अंदर लागू हो गया था। ठीक है, इंडिया के अंदर देर का 1 अप्रैल 1971 को पास हुआ था। ठीक है, जो लागू हुआ था वो 1972 में हुआ था। इसमें क्या होता है, एमटी में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग कभी कभार क्या होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो उनको क्या करते हैं अबॉर्ट किया जाता है। जो अबॉर्शन की प्रोसेस होती है वो इस एक्ट के थ्रू होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए 1971 में या 2020 में भी किए गए थे। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर की अनवांटेड प्रेगनेंसीज वगैरह होती है तो उनका एमटीपी करवाया जाता है। अब एमटीपी करवाने के लिए क्या होता है, हर कोई तो करवा नहीं सकता। ठीक है, पहले मार्केट में जो प्रेगनेंसी के लिए एमटीपी किट चलती थी, मतलब हर मेडिकल वाला ही बेचता था उसका, तो उसमें क्या होने लगा, उसका जो यूज था ना वो गलत यूज होने लग गया था, मतलब हर कोई उसको यूज कर रहा था। तो क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसको एमटीपी किट को। ठीक है, तो अब हर कोई रख नहीं सकता है। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट सेंटर अप्रूव्ड है, वहीं पे ही ये करवाया जा सकता है। ठीक है, तो जो एमटीपी एक्ट क्या कहता है 1970 वाला, कि अगर किसी को अबॉर्शन करवाना है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत होनी चाहिए जिनको गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक का नॉलेज हो। साथ साथ में जो एमटीपी करवाई जाएगी वो गवर्नमेंट के सेंटर अप्रूव्ड होने चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का सेंटर हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। जो करवाएगा उसको ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ में जो एमटीपी होती है वो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी की जा सकती है। ठीक है, मान लो किसी को प्रेगनेंसी किसी का वो हुआ, ठीक है, कॉन्सेप्शन हुआ और 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी है, उनको मान लो कोई सीरियस कंडीशन है, मान लो बच्चे को कोई सीरियस कंडीशन है कि बच्चे का हाथ नहीं बन रहा, पैर नहीं बन रहा, तो उसमें क्या होता है फिर कंसल्ट किया जाता है, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल ली जाती है कि अगर ऐसा बच्चा हो भी गया तो फिर किस काम का है, जिसके हाथ ही नहीं है, दोनों पैर ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट अप्रूव करती है उनको कि आप अबॉर्ट करवा सकते हो इसको। ठीक है, तो वो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के सेंटर होने चाहिए, और जो करवाने जा रहा है उसको ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ में जिस भी महिला का अबॉर्शन करवाया जा रहा है या एमटीपी लागू की जा रही है उस पर, तो उसका रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है, मतलब उसकी मर्जी भी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर किन्हीं कंडीशन के अंदर मान लो कि जो महिला है, ठीक है, वो मान लो किसी उसका मतलब इतनी सोचने समझने की मेंटेलिटी नहीं है, मान लो कई लोग होते हैं ना जैसे उनका आईक्यू लेवल कम होता है, जिनको पागल टाइप से बोला जाता है, मतलब अगर उनका रेप हो जाता है या फिर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है महिला की, तो उसमें क्या है फैमिली मेंबर्स का रिटर्न कंसेंट लेते हैं फिर। ठीक है,
साथ साथ में अगर 10 सप्ताह से कम की प्रेगनेंसी है तो उसमें क्या होते हैं, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का कंसल्ट होना जरूरी होता है, मतलब उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत होती है। ये एमटीपी एक्ट है अपने 1971 में आया, ठीक है। इसमें होता क्या है, मेनली कब करवाया जाता है, किन कंडीशन में करवाया जाता है, अगर किसी महिला का रेप वगैरह हो गया, ठीक है, तो रेप वाली कंडीशन के क्या अंदर क्या होता है कि अबॉर्ट करवाया जाता है फिर, या फिर दूसरी कंडीशन है कि महिला को कोई सीरियस डिजीज है कि अगर ये प्रेगनेंसी रखेगी तो महिला की मौत हो सकती है, तो ऐसी प्रेगनेंसी किस काम की। साथ साथ में कि प्रेगनेंसी है लेकिन बच्चे के कोई ना कोई कंजेनाइटल ऐसी बीमारी है कि बच्चा आगे जाकर के जैसा उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा वो, तो क्या किया जाता है, फिर डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट बनती है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया जाता है, फिर उसका अबॉर्ट किया जाता है। अब अबॉर्ट कब होगा, जब 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी होगी या 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी है तभी ही अबॉर्शन करवाया जा सकता है। होगा कहाँ पे, एमटीपी एक्ट कहाँ पे लागू किया जाएगा, गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड सेंटर है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहीं पे होगा। करवाएगा कौन, जिसको गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक का नॉलेज होगा, ठीक है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर अच्छी नॉलेज होगी उसको। साथ साथ में अगर 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी है तो वहां पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है और महिला का भी रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है, तभी एमटीपी करवाया जा सकता है, ठीक है।